बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हाँ, आपका स्वागत है। भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, तो कर लीजिए। नहीं करना चाहते हो तो दिक्कत कोई नहीं भाई साहब, लेकिन घंटी दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात को समझो भाई साहब, दबा दो। तो दोस्तों, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि टाइगर श्रॉफ के पास आज की तारीख में कितनी फिल्में हैं और उन फिल्मों के निर्माता कौन हैं। टाइगर के पास आज की तारीख में 3 फिल्में हैं। तीनों ही फिल्में बड़े निर्माताओं की है। एक फिल्म है करण जौहर की, जिसमें टाइगर के साथ लक्ष्य भी होगा और हीरोइन होगी जानवी कपूर। इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी दिसंबर में। टाइगर की दूसरी फिल्म एक तेलुगु डायरेक्टर के साथ है, जिसको प्रोड्यूस कर रहे हैं पीपल्स फैक्ट्री, वही जिन्होंने जाट बनाई है, वही जिनकी फिल्म राजा साहब आने वाली है प्रभास की। तीसरी फिल्म है निर्माता मुराद खेतानी की। मुराद खेतानी साहब वही है जिन्होंने एनिमल बनाई थी, जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही टाइगर की पिछली 4-5 फिल्में फ्लॉप हो गई हों, लेकिन इसके बावजूद भी टाइगर के पास 3 बड़ी फिल्में हैं। लेकिन अब यह जरूरी है कि इन 3 फिल्मों में से कम एक फिल्म हिट हो। अगर तीनों फिल्में फ्लॉप हो गई तो फिर टाइगर के लिए बहुत प्रॉब्लम है, और अगर इन तीनों में से एक फिल्म हिट हो गई तो फिर टाइगर को 2-3 साल और मिल जाएंगे। इन 3 फिल्मों में से एक फिल्म हिट होने का मतलब है कि बॉलीवुड का सक्सेस रिकॉर्ड है 33%, बट ये है नहीं, प्रॉब्लम ये है अपने बॉलीवुड का सक्सेस रिकॉर्ड है सिर्फ 5%। 100 में से सिर्फ 5 फिल्में ही चलती हैं। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इन 3 फिल्मों में से एक फिल्म हिट हो ही जाएगी। हो सकता है कि हिट हो भी जाए, हो सकता है कि कोई भी फिल्म हिट ना हो। ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि वामिका गब्बी ने लोखंडवाला में एक बहुत बड़ा मिठाई का शोरूम खोला हुआ है, जहां बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां मिलती हैं, जैसे कि रसगुल्ले, बर्फी, कलाकंद, चमचम। वामिका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं शादी के बारे में सोचती ही नहीं हूं, मुझे शादी के बारे में सोचना ही नहीं है। हो सकता है कभी आगे चलकर मैं शादी के बारे में सोचूं और शादी कर भी लूं, लेकिन आज मैं शादी के बारे में बात नहीं करूंगी, ना ही मुझे शादी के बारे में सोचना है। मैं नहीं सोचती हूँ अभी फिलहाल शादी के बारे में, ना ही मैं ये सोच रही हूँ मुझे कैसी शादी, मेरे अभी है ही नहीं अभी शादी वगैरह दिमाग में। बिल्कुल सही बात है वामिका जी, करेक्ट है। रोज ही शादी होती है तो फिर शादी के बारे में क्यों सोचना है, आप मुझे बताओ। शादी के बारे में सोचने का मतलब कैसे बनता है, आप मुझे बताओ। जिसने ये सवाल आपसे पूछा है वो बहुत बड़ा उल्लू का पट्टा है। उससे बड़ा उल्लू का पट्टा इस धरती पर कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। कुछ दिनों पहले ही एक फिल्म अवार्ड्स नाइट हुआ था और वहां अनन्या पांडे और कार्तिक दोनों एक साथ बैठे हुए थे। जरा देख लीजिए। जिस तरह से इस वीडियो में ये दोनों बात कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि दोनों की दोस्ती हो गई है। एक्चुअली दोनों एक फिल्म साथ में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्ती तो होनी ही थी। लेकिन एक जमाना वो भी था जब ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया था और फिर हालात ये हो गए थे कि एक को दूसरे की शक्ल भी नहीं देखनी थी। तो मैं हमेशा ही आप लोगों को बताता हूं कि बॉलीवुड में कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है। यहां रिश्ते फिल्म टू फिल्म बदलते रहते हैं, फ्राइडे टू फ्राइडे बदलते रहते हैं। लेकिन अनन्या पांडे जैसी दिल वाली लड़की बॉलीवुड में कोई दूसरी नहीं है। अनन्या पांडे की मां खुद करण जौहर के शो पर कह चुकी है कि एक वक्त वो था जब मेरी बेटी 2 लड़कों को साथ में डेट कर रही थी और मैंने उससे कहा था कि एक से ब्रेकअप कर ले, एक को ही डेट कर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अनन्या की मां ने ऑफिशियली कही है। और अनन्या आज तक ऑफिशियली इतने लड़कों को डेट कर चुकी है कि भाई साहब शायद ही इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो। ईशान खट्टर, आदित्य रॉय कपूर, विजय एनाकोंडा, कार्तिक, और अब डेट कर रही है झुग्गी एक्टर को। झुग्गी एक्टर कौन है ये आपको पता ही है, और ये ऑफिशियल है भाई साहब। अनऑफिशियल कितने हैं उनका मुझे नहीं पता, ना मैं आपको बता सकता। तो इससे यह साबित होता है कि चंकी पांडे ने बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत ही कमाल के संस्कार दिए हैं, समझ रहे हो।
आप सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड में ऐसा माना जाता है कि भाई सलमान खान तो बहुत ही दबंग आदमी है, सलमान खान तो किसी की सुनता नहीं है, सलमान खान की अगर किसी से दुश्मनी हो जाती है तो फिर भूलता नहीं है, सलमान खान को अगर कोई कुछ बोल देता है तो वो अपना बदला लेकर रहता है। लेकिन ये सारी बातें पुराने ज़माने की बात है। आज की तारीख में सलमान खान बापू महात्मा गांधी बन गया है। अगर कोई उसके गाल पे एक थप्पड़ मारेगा तो वो दूसरा गाल उसके सामने कर देगा कि इस पर भी थप्पड़ मार, बशर्ते कि थप्पड़ मारने वाला कोई हिंदू हो। कोई मुस्लिम नहीं मार सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि काफी दिनों से अभिनव कश्यप सलमान खान और उसकी पूरी फैमिली को गालियां दे रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली सलमान को, सलमान के भाइयों को, सलमान के दोस्तों को, सलमान के फादर को और फादर के फादर को भी। भाई साहब, तो अगर एक आदमी सलमान को इस तरह से भर भर कर गालियां दे रहा है, सलमान को ही नहीं पूरी फैमिली को भर भर कर गालियां दे रहा है, तो जाहिर सी बात है सलमान को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, उसके ऊपर केस करना चाहिए था। और अगर वाकई ही दबंग है जैसे कि लोग कहते हैं तो अभिनव के घर पर पहुंच जाना चाहिए था और उससे पूछना चाहिए था कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में बात करने की। लेकिन आप यकीन कीजिए, अभिनव के इतनी गालियां देने के बाद, इतनी थू थू करने के बावजूद भी सलमान की चू तक नहीं निकल रही है, चू तक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यह है कि सलमान मुंबई पुलिस को नहीं बोल सकता कि अभिनव को आप किसी फेक केस में फंसा दो। जो मुंबई में सलमान के दोस्त नेता हैं उनको यह नहीं बोल सकता कि अभिनव को आप किसी केस में फंसा दो। कोई मुसलमान होता तो भाई साहब 2 दिन भी नहीं लगते जेल जाने में, लेकिन क्योंकि वो एक हिंदू लड़का है तो उसके खिलाफ सलमान की ये चालाकियां चल नहीं सकती। तो एक कहावत है कि जब गांड लगे फटने तो खैरात लगे बटने। तो सलमान के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो ये कहे कि वो कितना अच्छा आदमी बन गया है, वो तो बापू महात्मा गांधी बन गया है। तो सलमान ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुझे बहुत दुख है कि अभिनव कश्यप मुझे ऐसी ऐसी गालियां देकर अपना करियर बर्बाद कर रहा है। मैं उस आदमी को बहुत ही ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो आदमी जिंदगी में बहुत ही कामयाब हो जाए। वो लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का राइटर है, लेकिन गलत रास्ता पकड़ लिया है। ये गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आना पड़ेगा उसको। अगर वो सही रास्ते पर आ गया तो वो कामयाब हो जाएगा। बस मुझे सिर्फ इतना ही दुख है। मुझे इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे कितनी गालियां दे रहा है, मेरी फैमिली को कितनी गालियां दे रहा है। मैं तो चाहता हूं कि उस बेचारे का अच्छा हो और उससे यही पूछना चाहता हूं कि भाई साहब कोई काम मिला क्या? अगर इस तरह से करोगे तो काम नहीं मिलेगा, ये रास्ता छोड़ दो। मुझे बात बुरी सिर्फ एक ही चीज लग रही है कि आपने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया। आई एम सेइंग दैट दे आर वरीड अबाउट यू। कहने का मतलब यह है, सलमान ने यह कहा है कि भाई खुदा के वास्ते मेरा पीछा छोड़ दो, खुदा के वास्ते मुझे गालियां देनी बंद कर दो। मेरी औकात नहीं है आपको कुछ भी कहने की, ना ही मेरी औकात है आपके ऊपर केस करने की। आप लोगों को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने सलमान खान या उसकी फैमिली के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं कहा। मैंने सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की खराब फिल्मों का खराब रिव्यू दिया था और वो रिव्यू देने के लिए सलमान ने मेरे ऊपर केस किए थे। उसकी वाहियात फिल्मों का खराब रिव्यू देने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर की गई थी। जो मुंबई के नेता हैं उन्होंने इसके कहने पर मेरे ऊपर एफआईआर की थी और सिर्फ इसकी खराब फिल्मों का खराब रिव्यू देने के लिए इसने मुझे जेल भिजवाया था। बिग बॉस के घर में जो एक लड़का था जुबैर खान, उसने इसको कुछ नहीं कहा था। उसने जो घर में उसके साथ साथी थे उनको कुछ कहा था, लेकिन इसने अपनी भाईगिरी दिखाते हुए उसे कहा था कि मैंने तुझे कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम सलमान नहीं है। उसको उसी दिन बेचारे को घर से निकाल दिया गया था और फिर उसको इसने एक फेक केस में जेल भिजवा दिया था। 3 महीने वो लड़का जेल में रहा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो धर्मात्मा बन गया है, ये तो बापू महात्मा गांधी बन गया है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसकी औकात नहीं है अभिनव कश्यप को कुछ कहने की या अभिनव के खिलाफ केस करने की, क्योंकि वो एक हिंदू है। कोई मुसलमान अगर इसको कुछ कहता तो भाई साहब कपड़ों से बाहर आ जाता और कहता कि मेरे से बड़ा दबंग मुंबई में कोई नहीं है। इसकी औकात सिर्फ इतनी है कि जो मुंबई पुलिस में इसके बहुत सारे दोस्त हैं उनसे कहता है कि इसको फेक केस में फंसा दो। जो मुंबई में इसके दोस्त नेता हैं जिनकी पार्टियों में जाता ही रहता है चमचागिरी करने के लिए, उनसे कहता है कि इसको फेक केस में फंसा दो। बस इसकी यही पावर है, यही ताकत है, इससे ज्यादा ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता और किसी हिंदू लड़के के खिलाफ ये हो नहीं सकता। यही वजह है कि कोई हिंदू लड़का इसको कितनी भी गालियां दे, कितनी भी भर भर कर गालियां दे, इसकी चू नहीं निकलेगी। इरफान खान का बेटा है बाबिल खान,
बहुत बड़ा माल का शौकीन है, बहुत बड़े वाला। हर 1-2 हफ्ते के बाद डिप्रेशन में जाता रहता है, क्योंकि इस बेचारे को ऐसा लगता है कि इरफान खान बहुत बड़ा सुपरस्टार था और यही वजह है कि इसको बहुत सारा काम मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको ये आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि इरफान भाई बेचारा छोटा मोटा एक्टर था, साइड रोल्स किया करता था। ऐसा नहीं है कि वो शाहरुख खान था या सलमान खान था या आमिर खान था। तो अगर इसको छोटा मोटा काम भी मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस भाई को काम चाहिए मेन लीड हीरो का, और वो इसको कोई देता नहीं है। यही वजह है कि माल लेकर घर पर पड़ा रहता है, हर 1-2 हफ्ते के बाद डिप्रेशन में जाता रहता है। बॉलीवुड में एक बहुत ही नॉन प्रोड्यूसर है जिसका नाम है गुनीत मोंगा। जब गुनीत से पूछा गया कि सलमान की कौन सी फिल्में आपको पसंद आई थी, तो गुनीत ने कहा कि मैं तो सलमान को जानती ही नहीं हूं, और जब मैं उसको जानती नहीं तो जाहिर सी बात है मैं उसकी फिल्में कैसे देखूंगी। मैं तो सिर्फ एक ही खान सुपरस्टार को जानती हूं और वो है SRK। तो अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गुनीत मोंगा तो झूठ बोल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो सलमान खान को ना जानती हो। अरे भाई, अगर कोई किसी को नहीं जानता है तो नहीं जानता है, जबरदस्ती थोड़ा ये है कि भाई गुनीत को जानना ही चाहिए। ये कैसे हो सकता है यार। जीशान वो राइटर है जिसने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी थी। ये फिल्म 2 पार्ट्स में बनी थी और बहुत बड़ी डिसास्टर थी। वायाकॉम ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उनका नुकसान हुआ था तकरीबन 30 CR। लेकिन उस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो फिल्म फेमस हुई थी। तो उस फिल्म के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं, और उस फिल्म की वजह से ही उसके राइटर जीशान को इस साल बिग बॉस के घर में बुलाया गया था। जीशान अच्छा खेल रहा था, लेकिन बीच बीच में ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे साफ पता चल रहा था कि बस 1-आध हफ्ते में ही ये बाहर होने वाला है। 1-2 हफ्ते पहले जीशान ने कहा था कि ऐसा घटिया शो मैं नहीं देखता, मैंने ये घटिया शो कभी देखा नहीं था। तो अगर बिग बॉस को ऐसा लगता है कि मैंने इससे पहले ये शो बहुत देखा होगा और मुझे सारे रूल्स का पता होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। और उसी दिन ये तकरीबन क्लियर हो गया था कि बस 1-आध हफ्ते में ही बिग बॉस इसको घर से बाहर निकाल देगा। और उसके अगले ही हफ्ते जीशान ने ऑन कैमरा कहा कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर पब्लिक मेरे लिए वोट नहीं करती। मैं पब्लिक से ये नहीं कहूंगा कि उनको मेरे लिए वोट्स करने चाहिए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर में हूं या बाहर हूं। हाँ भाई, हिंदुस्तान की जनता, तुम मेरा घर चलाते हो क्या? तो मैं ऐसा ही हूँ, वोट देना देना, एहसान मत कर। और उस दिन ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब ये आदमी इस घर में नहीं रह सकता। जीशान को ये समझना चाहिए कि मेरे जैसा आदमी बिग बॉस को गालियां दे सकता है, क्योंकि मैं बिग बॉस बहुत सालों पहले कर चुका हूं, बात खत्म। मेरा बिग बॉस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप बिग बॉस के घर में हो तो घर में रहते हुए आप बिग बॉस को गालियां नहीं दे सकते, बिग बॉस के बारे में गलत नहीं कह सकते, घर में रहते हुए आप पब्लिक को गालियां नहीं दे सकते। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका निकलना तय है। तो हकीकत यह है कि अगर जीशान को घर से बाहर निकाला गया है तो बिल्कुल वो डिजर्व करता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कभी एक छोटा मोटा क्रिकेटर हुआ करता था संजय भांगर, उसका एक बेटा हुआ करता था, वो भी क्रिकेट खेला करता था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसके बेटे को लड़की बनने का शौक चढ़ा, उसने ऑपरेशन कराया और लड़की बन गया। आजकल वो भी एक रियलिटी शो कर रहा है, और उस रियलिटी शो में ये लड़की कह रही है कि मैं एक लड़के की तलाश में हूं जिसके साथ मैं शादी कर सकूं। रिलेशनशिप्स ढूंढ रही है या तू हुकअप्स में भी है? मैं हाँ नॉर्मल रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रही हूँ। आज तक तेरे कितने रिलेशनशिप रहे? एक। बताइए क्या टाइम आ गया, क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। ऊपर वाले ने किस गोले में मुझे भेज दिया। अरे भाई साहब, आप जरा सोचिए, संजय भाई ने अपने बेटे को कितने प्यार से पाला होगा, पढ़ाया होगा, बड़ा किया होगा, और रिजल्ट क्या मिला? ये कि वो लड़के से लड़की बन गया। और ऐसी बातें कर रहा है आज की तारीख में। अरे यार, हे ऊपर वाले, ऐसी सजा किसी बाप को मत देना। बॉलीवुड में एक स्ट्रगलर है जिसका नाम है RJ महविश, और बॉलीवुड में इसके जैसी जितनी भी लड़कियां हैं वो कुछ ना कुछ वीडियोस डालती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ ड्रामा करती ही रहती हैं पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि इनको फेमस होना है। यूजी भाई ने इसका करियर बना दिया। 2019 से इस इंडस्ट्री में हूँ, आओ ये सब होने से पहले का अपना करियर दिखा दो। काफी दिनों से महविश क्रिकेटर चहल को डेट कर रही है। वही चहल जिसके इतने गंदे और बड़े बड़े दांत है भाई साहब कि अगर कोई सुंदर लड़की देख ले उसके दांत तो वो कोमा में चली जाए। ये ऐसा लुक्खा, ऐसा सुकड़ा है कि इसकी में गुबी सूख जाता है। लेकिन महविश इसको डेट करके फूल ही नहीं समा रही है। वो दुनिया को बता रही है कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड चहल है,
कितना सुंदर आदमी है, क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है। महविश को प्राउड तो होना ही चाहिए। साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। तो अब महविश ने एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें कहा है कि मुझे चहल के पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर चुकी। 2019 से मेरा करियर चालू हुआ था, आज 2025 है, 6 साल हो गए मुझे काम करते हुए। As far as UZ is concerned, I'm super proud of him. भाई मैं पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह सकती हूँ कि भाई जिसको मैं जानती हूँ वो बंदा इतना टैलेंटेड है। और तुम्हारा दोस्त होता तो तुम भी चिल्ला चिल्ला के कहते। बाकी जो मेरे सर्किल है जिनके साथ उठना बैठना उन्हीं के साथ दिखूंगी ना मैं। अब चंदौसी का चंदू जो कमेंट कर रहा है, नहीं है मेरा उसके साथ उठना बैठना अभी। मैं मैडम से पूछना चाहता हूं कि मैडम जो भी आपने काम किया है उससे आपने कितने पैसे कमाए होंगे आपके अंदाजे से? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितना भी काम आपने आज तक किया है ज्यादा से ज्यादा उन सभी कामों से 1 करोड़ रुपए कमाए होंगे। और आपका खर्चा है सालाना कम से कम 1 करोड़ रुपए। तो बाकी के पैसे कहां से आए मैडम जी? वो तो आप भी जानती हो कहां से आए, हम भी जानते हैं कहां से आए, सारी दुनिया ही जानती है कहां से आए। और बॉलीवुड में आप अकेली ऐसी लड़की नहीं हो जो कमाती 10 रुपए है, खर्चा 200 रुपए करती है। ऐसी आपके जैसी बहुत सारी हैं। So guys, हम यॉट पे हैं और इतनी तेज बारिश आई है, पूरा आधी में भीग गई, आधी सूख चुकी हूँ। So ये हमारे यॉट का रूम है। और मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसा कोई पागल नहीं है, ऐसा कोई उल्लू का पट्टा नहीं है जिसको ये नहीं पता कि लड़कियों के पास ये पैसे कहां से आते हैं। आगे महविश ने कहा कि भाई मेरा उठना बैठना बड़े लोगों में है, तो इससे आप जलते क्यों हो? मैडम जी आपका अकेली का उठना बैठना इन लोगों में नहीं है। मुंबई में ऐसी कम से कम 200 लड़कियां हैं मैडम जी जिनका उठना बैठना ऐसे ही लोगों में है, क्योंकि पैसे ऐसे ही लोगों के पास है। लड़कियां गरीब लोगों के साथ थोड़ा ही उठे बैठेंगी, उनके पास तो पैसे ही नहीं है, तो उनके साथ उठ बैठकर क्या मिलेगा? महविश ने खुद ही एक रील पोस्ट किया, आप भी जरा देख लीजिए। अबे कितनी दारू पिएगी, नरक जाएगी नरक। तो इस रील में महविश बता रही है कि जो शराब पीने वाले हैं वो इसको बहुत पसंद है, जो लेते हैं वो इसको बहुत पसंद है, जो लड़के गंदी फिल्मों में काम करते हैं वो भी इसको बहुत पसंद है। यानी कि अपनी पोल खुद ही खोल रही है, खुद ही दुनिया को बता रही है कि ये कौन है, और उसके बाद फिर प्राउडली फील करके वीडियो पोस्ट करती है कि मेरा तो 2019 में करियर शुरू हुआ था और आज की तारीख में मैं तो दीपिका से भी बड़ी सुपरस्टार हूं, कैटरीना से भी बड़ी सुपरस्टार हूं, ऐश्वर्या से भी बड़ी सुपरस्टार बन चुकी हूं। मतलब कुछ भी हो रहा है, क्या बोलेंगे यार। मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल किया और उसने कहा कि भाई साहब आप लड़कियों के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हो? मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जो लड़कियों ने खुद ही कहा है उन बातों को रिपीट करना गलत कैसे हो सकता है। अगर ये गलत है तो उन लड़कियों को बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसको मुझे रिपीट करने में प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? मेरा क्या कसूर है अगर मैं किसी के स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं? बॉलीवुड की कम से कम 20 लड़कियां आज तक ये बता चुकी है ऑफिशियली कि बॉलीवुड में किसी लड़की को काम नहीं मिलता बिना कास्टिंग काउच के। भाई कंगना रनावत कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस तो नहीं है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है अपने वक्त में। अगर वो नेशनल टीवी पर बैठकर ये बात कहती है तो ये गलत कैसे हो सकती है? और अगर ये गलत भी है, मुझे रिपीट करने में इस बात को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? ये कंगना ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा है ना। ये सुरवीन चावला ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा है ना। और बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने ये कहा है, तो अगर उन्होंने ये कहा है तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा, और अगर उन्होंने कहा है तो मुझे रिपीट करने में प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? एक लड़की और इसी बारे में बात कर रही है, जरा सुन लीजिए। I'll tell you honestly, Bollywood में तो you cannot get without doing favors. Yeah, you can't. That सुन लिया आपने? तो अगर ये लड़की किसी बात को कह रही है तो मुझे उसको रिपीट करने में प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? मेरी इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई अगर ये गलत है तो इस लड़की ने नहीं कहना चाहिए था, और अगर इसने कहा है तो मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। बीजेपी की सरकार ने दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। वही दीपिका जो कई बार डिप्रेशन में जा चुकी है, जो माल की बहुत बड़ी शौकीन रही है। अंदाजा लगाइए, आप जरा सोचिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मतलब इस गोले पे कुछ भी हो रहा है, ऊपर वाले ने ऐसे ऐसे लोगों को इस गोले पे भेजा है भाई साहब कि फुल मजा चालू है। अरे भाई इस पोस्ट के लिए अगर ऐश्वर्या राय को नियुक्त किया जाता तो मैं मानता, रेखा को भी नियुक्त किया जाता
तो मैं मानता, कैटरीना को भी नियुक्त किया जाता तो मैं मानता, दीपिका को इस पोस्ट के लिए नियुक्त कैसे किया जा सकता है। सल्लू की पिछली फिल्म सिकंदर बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई थी। डिसास्टर होने के बाद जो फिल्म का डायरेक्टर है मुर्गा दास, उसने कहा था कि ये फिल्म डिसास्टर हुई है सिर्फ और सिर्फ सल्लू की वजह से। उसकी वजह यह है कि सल्लू शाम को 8-9 बजे शूटिंग करने आता था, तो जो दिन के सीन थे वो भी रात में ही शूट किए जाते थे। तो एक तरह से मुर्गा दास का कहना यह था कि फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी, वो फिल्म एक हिट फिल्म हो सकती थी, लेकिन उस फिल्म को सही से शूट नहीं किया गया था सलमान की वजह से। यही वजह है कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई है। तो अब सलमान ने ऑफिशियली रिप्लाई दिया है मुर्गा दास को और कहा है कि मुर्गा दास की अभी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है मद्रासी। वो फिल्म भी डिसास्टर रही है। सिकंदर से पहले जो उसकी 3-4 फिल्में रिलीज हुई थी वो भी सब की सब डिसास्टर थी। तो सल्लू का कहना यह है कि भाई अगर सिकंदर मेरी वजह से फ्लॉप हुई थी तो ये बाकी की फिल्में किसकी वजह से फ्लॉप हुई है। इन बाकी की फिल्मों के हीरो तो अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे शूटिंग करने के लिए, तो फिर वो फिल्में फ्लॉप क्यों हुई है। कहने का मतलब यह है सल्लू ने मुर्गा दास को झूठा ठहराया है। सल्लू का कहना यह है कि मुर्गा दास सरासर झूठ बोल रहा है। हकीकत यह है कि फिल्म अच्छी नहीं थी, मुर्गा दास ने अच्छी फिल्म नहीं बनाई थी, यही वजह है कि वो फिल्म फ्लॉप रही। और सल्लू ने यह भी कहा कि जैसे ही फिल्म फ्लॉप हुई वैसे ही जो फिल्म का निर्माता है साजिद नडियाडवाला, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद डायरेक्टर ने अपना पल्ला झाड़ लिया और उस फिल्म का पूरा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया कि फिल्म फ्लॉप हुई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई है, जो गलत है। अब मैं इस बारे में कुछ कहूंगा नहीं, अपनी राय दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये तीनों ही बराबर है, साजिद नडियाडवाला भी, मुर्गा दास भी, सल्लू भी। तो ये अपना फैसला खुद करें। अक्षय कुमार भाई ने यह साबित कर दिया है कि आज की तारीख में अक्की मोदी जी के सबसे बड़े भक्त हैं इंडिया में। उनसे बड़ा भक्त इंडिया में कोई दूसरा नहीं है। और यह साबित करने के लिए अक्षय कुमार गुजरात गए मोदी जी के गांव में। अक्की ने कहा कि मैं इस गांव के दर्शन करने आया हूं, उसकी वजह यह है कि यह गांव मेरे लिए एक मंदिर की तरह है, क्योंकि यहां मोदी जी पैदा हुए थे और आज मोदी जी देश के पीएम हैं। अक्षय कुमार की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद अक्की फुल टाइम पॉलिटिशियन बनने जा रहा है। मेरे ख्याल में आने वाले चुनाव में अक्षय कुमार चुनाव जरूर लड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि अक्की का यह फैसला बिल्कुल सही है। भाई फिल्में कब तक करेगा? अक्की काफी बूढ़ा हो चुका है, अब अक्की की फिल्में चलती नहीं है, लोगों को उसकी फिल्में देखनी नहीं है। तो जो अपने वक्त में इतना बड़ा हीरो रहा है, इतनी फिल्में कर चुका है, तो फिल्मों के बाद क्या करेगा? तो मेरे ख्याल में अक्की का ये बिल्कुल सही फैसला है कि अब उसको एक नेता बन जाना चाहिए। भोजपुरी का अश्लील बेशरम एक्टर पवन सिंह बिहार से चुनाव लड़ना चाहता था। पवन सिंह फुल कोशिश कर रहा था कि बीजेपी उसको टिकट दे दे, लेकिन हमने कहा था कि भाई साहब हम तेरे को टिकट तो नहीं लेने देंगे, इलेक्शन तो नहीं लड़ने देंगे। और फाइनली बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो पवन सिंह को टिकट नहीं देने जा रही है, पवन सिंह इलेक्शन नहीं लड़ेगा। और मेरे ख्याल में बीजेपी का यह बिल्कुल सही फैसला है। ऐसे अश्लील बेशरम आदमी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, लेकिन एक प्रिंस है जो कभी बिग बॉस में आया था और कुछ दिनों पहले प्रिंस और एल्विश उर्फ विश यादव का झगड़ा चल रहा था। ये दोनों ही डेली वीडियो डाला करते थे और कुछ ना कुछ एक दूसरे के बारे में कहा करते थे, यानी कि फुल ड्रामा कर रहे थे। कभी प्रिंस वीडियो डालता था कि मैं तेरे घर पर पहुंच चुका हूं, आज छोड़ूंगा नहीं, और कभी विश यादव वीडियो डालता था कि हम तेरे घर पर पहुंच चुके हैं प्रिंस, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसी हरकतें सिर्फ लुक्के ही कर सकते हैं। इज्जतदार रेपुटेड इंसान तो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। और ये दुनिया में सबको पता था कि ये कितने बड़े लुक्खे हैं, ये एक दूसरे का कुछ भी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। फाइनली अब प्रिंस ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि एक्चुअली सल्लू ने प्रिंस को कॉल किया था और कहा था कि देख प्रिंस, तूने भी बिग बॉस किया था, एल्विश भी बिग बॉस कर चुका है, एल्विश मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तू उसके साथ मत लड़, दोनों सुलह कर लो बैठकर। तो सलमान भाई ने दोनों को बोला कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो, दो लड़के जब होते हैं उनकी को कभी ईगो क्लैश करती है और तुम दोनों संभालोगे, मुझे पता है, तुम ट्राई करो दोस्ती करने की, क्योंकि भाई हैं वो। ये इस बात का सबूत है कि सल्लू एल्विश को कितना प्यार करता है। वही एल्विश जिसके ऊपर काफी केसेस हैं, उसके ऊपर सांपों का जहर बेचने का भी केस है, लेकिन सलमान का प्यारा है। वही एल्विश जो सलमान को एक जमाने में भर भर कर गालियां दे चुका है अपने वीडियोस में, लेकिन सलमान का प्यारा है।
क्योंकि इसके अलावा सलमान कुछ कर नहीं सकता। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि एल्विश एक हिंदू लड़का है और वैसे भी बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को जानता है, तो जाहिर सी बात है सल्लू उसका कुछ नहीं कर सकता। तो सल्लू के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो उसको अपना दोस्त कहे, अपना भाई कहे, उसको प्यार करे। देख रहे हो, ये है सल्लू। दीपिका आजकल 8 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं करती और यही वजह है कि दीपिका ने तकरीबन 2-3 फिल्में छोड़ दी हैं क्योंकि निर्माताओं ने यह कबूल नहीं किया था कि वो सिर्फ 8 घंटे ही शूट करेगी। तो इसके बाद रानी ने एक स्टेटमेंट दिया था और उसमें कहा था कि अगर दीपिका को सिर्फ 8 घंटे ही काम करना है तो अपनी खुद की फिल्में बनाए, उसको निर्माताओं को परेशान नहीं करना चाहिए, निर्माताओं का नुकसान नहीं करना चाहिए, यह कहकर के मैं तो सिर्फ 8 घंटे ही काम करूंगी। अब दीपिका ने रानी मुखर्जी को जवाब देते हुए कहा है कि रानी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, रानी बिल्कुल गलत बयानी कर रही है क्योंकि काफी सालों से बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं, सैटरडे संडे भी काम नहीं करते। Lot of superstars, male superstars in the Indian film industry have been working for 8 hours for years and it's never made headlines. तो मैं बॉलीवुड में पहली हीरोइन हूं जिसने ये कहा है कि मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी। तो जब आज तक किसी एक्टर को इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि वो 8 घंटे काम क्यों करेगा, तो फिर मुझे ये क्यों कहा जा रहा है कि मैं सिर्फ 8 घंटे काम क्यों करूंगी। ये बिल्कुल गलत है कि लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता लेकिन लड़कियों के बारे में इस तरह से बातें बनाई जाती हैं। मेरे ख्याल में यहां दीपिका बिल्कुल सही है क्योंकि मैं जानता हूं कि अक्षय कुमार भी सिर्फ 8 घंटे डेली ही काम करता है। तो अगर अक्षय कुमार के 8 घंटे काम करने पर किसी को ऐतराज नहीं है तो दीपिका के 8 घंटे काम करने पर ऐतराज कैसे हो सकता है। किसी जमाने में बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी तारा सुतारिया, अभी भी है लेकिन एक्ट्रेस नहीं है क्योंकि आज की तारीख में इस लड़की के पास कोई भी फिल्म नहीं है। और इसका जिम्मेदार कौन है कि इस लड़की के पास कोई भी फिल्म नहीं है? इसकी जिम्मेदारी ये खुद है। पहली बात तो यह कि तारा माल की बहुत बड़ी शौकीन है और तकरीबन सभी निर्माता निर्देशक इस बात को जानते हैं, तो वो इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। और अगर आपको याद हो तो तकरीबन पिछले 5-6 साल से ये एक लड़के को डेट कर रही थी, उसने किसी और लड़की से शादी कर ली और शादी के वक्त इसके बारे में बहुत बुरा भला कहा, लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़की ने कुछ नहीं सीखा। भाई साहब, ये लड़की फिर वही कर रही है जो पहले करती थी। अब ये डेट कर रही है टकले वीर पहाड़िया को। ये वही वीर पहाड़िया है जो स्काई फोर्स में हीरो बन के आया था क्योंकि उस फिल्म में इसने खुद ही पैसे लगाए थे। अब जहां देखो तारा इसी लड़के के साथ नजर आती है, यानी कि तारा ने पूरे बॉलीवुड को बता दिया है कि अब मैं इस लड़के को डेट कर रही हूं। तो जब ये इसको डेट कर रही है तो जाहिर सी बात है कोई भी हीरो इसके साथ फिल्म क्यों करेगा? नहीं करेगा ना भाई। अगर आपको कंगना दीदी का बयान याद हो तो कंगना ने क्या कहा था कि जो फिल्म की हीरोइन होती है वो उस फिल्म के हीरो की तकरीबन वाइफ की तरह होती है जब तक उस फिल्म की शूटिंग खत्म होती है। तो अगर तारा दुनिया को ये बता रही है कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड तो ये टकला है, तो जाहिर सी बात है कोई भी हीरो उसके साथ काम नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि अब इस लड़की को कोई भी फिल्म मिलने वाली नहीं है। 1-2 साल ऐसे ही निकल जाएगा, ये सपने देखती रहेगी कि वीर से इसकी शादी होगी क्योंकि वीर के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन फाइनली होगा क्या? वीर पहाड़िया इससे शादी नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? उसको इससे शादी करने की जरूरत क्या पड़ी है? तो कहने का मतलब यह है कि तारा सुतारिया ने अपना करियर खुद ही खत्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है भाई साहब। इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में 2 लड़कों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। एक है अभिषेक बच्चन, दूसरा है कार्तिक आर्यन। अजय की वाइफ काजोल और अक्षय की वाइफ ट्विंकल का एक शो चल रहा है और इस शो में बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर जा रहे हैं। जाना ही पड़ेगा। जब काजोल और ट्विंकल इस शो को कर रही है तो जाहिर सी बात है कोई भी एक्टर मना तो कर नहीं सकता। तो इस शो के एक एपिसोड में अक्की और बंदर सैफ अली खान भी आए और उस एपिसोड में काजोल ने इनसे कहा कि तुम दोनों डबल ढोल की हो। इसका मतलब ये हुआ कि काजोल मेरा शो देखती है, काजोल को मेरे सारे डायलॉग्स पता है, इसीलिए काजोल ने मेरे डायलॉग को यूज किया है। बिल्कुल गलत है मैडम जी, आपको रॉयल्टी देनी चाहिए मुझे। मेरा डायलॉग मुझसे परमिशन लिए बिना यूज नहीं किया जाना चाहिए। We are not high maintenance. You guys are the double ढोलकीज़ over here. You have happily changed your stance. ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ये शो बहुत ही खराब है, लेकिन इस शो को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी वजह यह है कि ट्विंकल खन्ना बहुत ज्यादा बूढ़ी लग रही है,
बहुत ज्यादा बूढ़ी दिख रही है। एक जमाना वो था जब ट्विंकल खन्ना बहुत ही सुंदर लड़की हुआ करती थी, तो मैंने ये जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक वक्त वो भी आएगा कि ट्विंकल इतनी बूढ़ी हो जाएगी और मुझे उसे देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ट्विंकल के पास पैसों की कमी नहीं है। अगर वो बेचारी इतनी बूढ़ी हो गई है तो उसको ये शो नहीं करना चाहिए था। आपको याद ही होगा एक जमाने में दीपिका ने एक इंग्लिश फिल्म की थी जिसका नाम था XXX। उसका हीरो था टकला और उस वक्त में दीपिका टकले को डेट कर रही थी। उसी वक्त का ये वीडियो देख लीजिए। Romance going on. That's what you would get from that as well. Which there. Oh, look at that face. Does that mean there is? Because that's what the rumor is. Well, there's no smoke without fire, you know. और अब XXX पार्ट 2 बन रही है, उसमें भी हीरोइन दीपिका ही है। मतलब फिर वही जमाना, फिर वही मजे, फिर वही ऐश। वाह क्या बात है रणवीर सिंह भाई, मजा आ गया दोस्त। जब आमिर खान से पूछा गया कि भाई साहब कभी ऐसा भी होता है क्या कि शाम को सल्लू आप और SR के साथ में पार्टी करते हैं कि चलो भाई एक एक ड्रिंक हो जाए, तो आमिर टिंगू ने बताया कि भाई साहब एक एक ड्रिंक में कुछ नहीं होता, सुबह 7 बजे तक पीते हैं। एक ड्रिंक से काम नहीं बनता भाई। मैं सलमान की नहीं शाहरुख की बात कर रहा हूं। शाहरुख की बात मैं भी कर रहा हूं। जब शाहरुख सलमान और मैं साथ में बैठते हैं तो सुबह 7 बजे। यानी कि आमिर खान ने दुनिया को बताया कि ये तीनों ही कितने बड़े बेवड़े हैं और ऊपर से ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ऐसा बेवड़ा आदमी मुसलमान कैसे हो सकता है? तो जो मुसलमान इन लोगों को फॉलो करते हैं ये सोच करके ये तो मुसलमान है, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो ऐसे बेवड़ों के फैन हैं और ऐसे बेवड़ों को फॉलो करते हैं। एक कहावत है कि जहां दांत हैं वहां चने नहीं है, जहां चने हैं वहां दांत नहीं है। और यह कहावत बॉलीवुड पर पूरी तरह फिट होती है क्योंकि इस बॉलीवुड में हर आदमी अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है, बहुत बड़ा डायरेक्टर मानता है, बहुत बड़ा निर्माता मानता है। तो बॉलीवुड की कहानी यह है कि अगर मुझे आपके साथ काम करना है तो आपको मेरे साथ काम नहीं करना, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो मुझे आपके साथ काम नहीं करना। एक डायरेक्टर है अनीस बज़मी साहब, उनकी फिल्म भूल भुलैया 2 रिलीज हुई थी 2022 में। वो फिल्म हिट रही थी। उस फिल्म के हिट होने के बाद अनीस भाई ने तकरीबन 10 फिल्में साइन की थी और जिन निर्माताओं ने भी उस वक्त अनीस भाई को साइन किया था उनका यही मानना था कि अगले 2-3 साल में उनकी फिल्म बन जाएगी। और उस वक्त अनीस भाई ये कह रहे थे कि बस 6 महीने में मेरी ये फिल्म चालू होने वाली है, उसके बाद 1 साल के बाद मेरी ये फिल्म चालू होने वाली है, 2 साल के बाद ये फिल्म चालू होने वाली है। मतलब 10 फिल्मों का लाइनअप उनके पास था। हुआ क्या, 2022 से 2024 तक कोई दूसरी फिल्म नहीं बनी। 2024 में फिर से भूल भुलैया 3 रिलीज हुई। यानी कि अनीस भाई ने 2 साल में सिर्फ एक ही फिल्म बनाई। जब भूल भुलैया 3 रिलीज हुई तो वो भी हिट रही। उसके बाद यह माना गया कि भाई जल्दी ही अब अनीस भाई की 2-3 फिल्में चालू हो जाएंगी। लेकिन 2025 खत्म होने वाला है और आज तक अनीस भाई की कोई फिल्म चालू नहीं हुई और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी कोई फिल्म चालू होगी या नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कार्तिक ने भूल भुलैया 4 की तो फिल्म बनेगी और अगर उसने भी भूल भुलैया 4 ना की तो शायद किसी भी फिल्म का चालू होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने शुरू में ही आपको एक कहावत बताई थी कि जहां चने हैं वहां दांत नहीं है, जहां दांत हैं वहां चने नहीं है। तो पिछले 4 साल में अनीस भाई 2 ही फिल्में क्यों बना पाए? उसकी वजह यह है, अनीस भाई का ऐसा मानना है कि भाई वो SLB से बड़ा डायरेक्टर है, वो राजू हिरानी से बड़ा डायरेक्टर है। तो बॉलीवुड के जितने भी बड़े एक्टर हैं, वो SRK हो, सल्लू हो, आमिर हो, अक्की हो, उनको अनीस भाई के साथ फिल्म करनी चाहिए। उनको अनीस भाई के पीछे पीछे घूमना चाहिए कि भाई साहब हमारे साथ एक फिल्म कर लो। लेकिन ये किसका मानना है? ये अनीस भाई का मानना है। अनीस भाई को ऐसा लगता है। एक्टरों को क्या लगता है? एक्टरों को यह लगता है कि अनीस भाई बूढ़े हो चुके हैं, अनीस भाई को फिल्म बनानी नहीं आती, इसलिए उनको अनीस भाई के साथ काम नहीं करना है। तो आज की तारीख में अनीस भाई के साथ काम कौन करना चाहता है? जैसे कि अर्जुन कपूर, विद्युत, जॉन अब्राहम, उनके साथ अनीस भाई को फिल्म नहीं करनी। जैसे कि मैंने कहा, अनीस भाई को तो यह लगता है कि उनके साथ तो SRK को फिल्म करनी चाहिए। समझ रहे हो? तो जहां दांत है वहां चने नहीं है, जहां चने वहां दांत नहीं है। बस यही बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और बस यही वजह है कि इस बॉलीवुड में सही कास्टिंग करना और सही फिल्म बनाना बड़ा मुश्किल काम है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।